हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम जावा में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इनिशियलाइजेस द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर एक ऐसे ब्लॉक ऑफ कोड को कहते हैं विच इनिशियलाइजेस द न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। जो हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको इनिशियलाइज करता है, जो कोड उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर लुक्स लाइक अ मेथड। A constructor resembles an instance method in Java, but it's not a method as it does not have a return. अब जो ये कंस्ट्रक्टर है ये देखने में हमें मेथड जैसा लगता है, जो क्लास में एक हमारा मेथड होता है, इंस्टांस मेथड होता है, बट ये मेथड नहीं होता। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट हैव अ रिटर्न, क्योंकि ये इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इन शॉर्ट वी कैन से कंस्ट्रक्टर एंड मेथड आर डिफरेंट। वी people often refer constructor as special type of method in Java। इसको हम special type of method in Java कह देते हैं। अब सबसे important बात क्या है कंस्ट्रक्टर में? The constructor has same name as the class and looks like this in a Java। जो नाम आपका क्लास का होगा वही नाम आपका कंस्ट्रक्टर का होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी एक क्लास है माई क्लास, तो इसके कंस्ट्रक्टर का क्या नाम होगा? माई क्लास। अब देखने में आपको ये मेथड लग रहा है, बट इट इज नॉट अ मेथड एक्चुअली। इट इज अ कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम एज द नेम ऑफ द क्लास। ठीक है। Note that the constructor name matches with the class name and it does not have a return type। और इसकी कोई return type नहीं है। How does a constructor work? कैसे काम करता है कंस्ट्रक्टर का? ये सारी चीज हम समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लीजिए हमारी एक क्लास है माई क्लास। जब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, द स्टेटमेंट लुक्स लाइक दिस। हम कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं? न्यू कीवर्ड। नाउ दिस इज द नेम ऑफ द क्लास, दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू। अब हम न्यू कीवर्ड से इस ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इंस्टेंशिएट का मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। अब इसके बाद देखिए आप, न्यू कीवर्ड के बाद क्या है? माई क्लास एंड पैरेंथेसिस। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्चुअली अ कॉल टू द कंस्ट्रक्टर। ठीक है। अब ये एक कंस्ट्रक्टर को कॉल है। सो न्यू कीवर्ड हेयर क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास माई क्लास and invokes the constructor to initialize this newly created object। और ये यहाँ से this statement my class parenthesis, this is actually invoking the constructor। now एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक क्लास ले ली हमने हेलो, उसमें हमने एक डाटा मेंबर ले लिया नेम ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अब इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर ले लिया हेलो, और उसमें हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया बाय यूजिंग दिस वेरिएबल। दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है। अब तो दिस डॉट नेम का मतलब है कि हम इसके ऑब्जेक्ट को वैल्यू दे रहे हैं, तो इसको हमने दे दिया बिगनर्स बुक। अब जब हम इसका मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। व्हेन वी आर एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट, तो जब ये वाली स्टेटमेंट में न्यू के बाद हेलो, हेलो पे ये कॉल कहाँ चली जाएगी? इट विल गो टू द कंस्ट्रक्टर, और वो नेम को क्या इनिशियलाइज कर देगा? बिगनर्स बुक डॉट। तो when we are actually trying to print the name of this object, we trying to print the name variable
या नेम डाटा मेंबर obj.name से जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इट विल एक्चुअली प्रिंट beginnersbook.com। तो एक्चुअली ये हो क्या रहा है, आप इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। अब ये हमारी माई क्लास थी, इसमें हम मान लीजिए इसमें हम सिंपल प्रिंट करा रहे हैं beginnersbook.com। अब हमने इसमें क्या किया, जब मेन मेथड में हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो न्यू कीवर्ड यूज कर रहे हैं, न्यू कीवर्ड से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और साथ ही साथ जो है ये वाली स्टेटमेंट है माई क्लास एंड पैरेंथेसिस, दिस इज एक्चुअली इन्वोकिंग या कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रही है ताकि इस ऑब्जेक्ट को वो इनिशियलाइज या इंस्टेंशिएट कर सके। तो इसके अंदर जो भी होगा दैट वुड बी प्रिंटेड। दिस इज हाउ योर कंस्ट्रक्टर वर्क्स। तो कंस्ट्रक्टर इज नथिंग, इट लुक्स लाइक अ इंस्टांस मेथड। वो एक मेथड की तरह होता है और कंस्ट्रक्टर एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। कहने का मतलब क्या है, ये एक मेथड की तरह काम करता है बट ये मेथड नहीं होता, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड आप कह सकते हो, जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। दूसरा, इसका नाम वही सेम होता है जो क्लास का नाम होता है। अब आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं माई क्लास इज द नेम ऑफ द क्लास एंड माई क्लास इज द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर। और ये इन्वोक कहाँ से होता है, जहां पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। नेक्स्ट वी कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। Basically, there are three types of constructors: default constructor, no argument constructor, and parameterized constructor. In some books, they are given two types of constructor, that is no argument or default. They have considered it as same, but in my view, these two are different. Let us take each constructor one by one. First, we come to default constructor. Now, अगर हम अपनी क्लास में इफ वी डू नॉट इम्प्लीमेंट एनी कंस्ट्रक्टर इन अवर क्लास, तो जावा कंपाइलर क्या करता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब आपका कोड कंपाइल होता है तो वो अपने आप इंसर्ट कर देता है। उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और इसमें कोई कोड नहीं होता। ठीक है, बिकॉज इसको ड्यूरिंग कंपाइलेशन हमारा जो कंपाइलर है तब इंसर्ट करता है। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं हम, ये हमारी माई क्लास है, क्लास नेम इज माई क्लास। जब हम अब इसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट किया हुआ, हमने इसमें कोई कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, कोई कंस्ट्रक्टर हमने नहीं लिया हुआ इस क्लास में। बट जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें एक डिफॉल्ट, हर एक क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम इसका कोड कंपाइल करेंगे, जब हम इसको कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करेंगे, कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर विल ऐड द कोड ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप ये देखिए कंपाइलर ने माई क्लास नाम का एक कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी कोड ऐड कर दिया। ठीक है, so if you implement any constructor then you no longer receive a default constructor from Java। this is the important thing। अगर आप यहाँ पे एक अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक कर देते हो, तो उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो, तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक नहीं हो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी इन्वोक होता है जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर इम्प्लीमेंट नहीं करते क्लास में। ठीक है, सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। if we do not implement any constructor in our class, तो जावा कंपाइलर जिस कंस्ट्रक्टर को ऐड कर देता है हमारे कोड में उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि आर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सेम। दिस इज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, but in my point of view, default constructor is inserted by the compiler and has no code on it. Where on the other hand, we can implement a no argument constructor in our class, which look like default constructor, but we can provide initialization code in it। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर
वो कंस्ट्रक्टर होता है जिसको कंपाइलर ड्यूरिंग कंपाइल टाइम ऐड करता है और उसमें कोई कोड नहीं होता। वेयर एज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसको हम अपने प्रोग्राम में खुद इम्प्लीमेंट करते हैं और उसमें हम कोड भी लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। नाउ लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने ये क्लास ले ली नोटबुक, अब हमने इसमें नोटबुक का हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। नाउ हमने एक मेथड ले लिया इस क्लास में, तो हमने जैसे ही इसको इन्वोक किया तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें इन्वोक हो गया। नेक्स्ट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। No argument constructor is constructor with no arguments, yeah, is known as no argument constructor. It is same, look like signature is same as default constructor. इसका मतलब क्या हुआ, देखने में ये हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा लगता है, बट इसकी बॉडी में हम कोड लिख सकते हैं, जबकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बॉडी खाली होती है, उसमें हम कोई कोड नहीं लिखते। नाउ look at this example, this is a class demo। इसका हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया पब्लिक डेमो। अब हमने इसको जब इन्वोक किया क्लास को, हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू डेमो करके, तो हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो प्रिंट हो गया, वो मतलब एग्जीक्यूट हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही यहाँ पे कॉल जाएगी डेमो को, इट विल गो टू द डेमो कंस्ट्रक्टर और वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड नाम से ही पता लग रहा है, कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स या विद पैरामीटर्स इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमने मान लीजिए एक क्लास ले ली एम्प्लॉय, उसमें हमने एक डाटा मेंबर ले लिया एम्प्लॉय आईडी ऑफ इंटीजर टाइप, दूसरा डाटा मेंबर ले लिया एम्प्लॉय नेम ऑफ स्ट्रिंग टाइप। अब इसमें हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले लिया। पैरामीटर्स का मतलब है हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया एम्प्लॉय विद सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास, और उसमें हमने दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर्स पास कर दिए, दो आर्गुमेंट्स पास कर दिए और इनको इनिशियलाइज कर दिया बाय यूजिंग द दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड हमारा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। एक हमने इसमें मेथड ले लिया। अब आप इसको ध्यान से देखिए, जब मेन मेथड में हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया तो हमने उसको वैल्यू क्या दे दी, 10245 इज द एम्प्लॉय आईडी और चेतन। तो ये अब देखिए ये कॉल कहाँ जाएगी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा कौन सा है, दिस कॉल विल गो टू द दिस कंस्ट्रक्टर और आईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10245, नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी चैतन्य, और एम्प्लॉय आईडी को क्या मिल जाएगा 10245 और एम्प्लॉय नेम को क्या मिल जाएगा नेम। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट 1 डॉट इन्फो को कॉल किया और इस दोनों को प्रिंट करा दिया। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आईडी 10245 और नेम हो जाएगा चैतन्य। ऐसे ही हमने ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट कर लिया, इसमें हमने दूसरी वैल्यू दे दी, आईडी के लिए 92232 दे दी और नेम के लिए नेगन दे दी। अगेन दिस विल अगेन इन्वोक कॉल द एम्प्लॉय कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स हैं इसमें, तो आईडी की वैल्यू 92232 होगी, नेम की वैल्यू नेगन होगी। ये हमने एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम को असाइन कर दी और जब हम इसका इन्फो मेथड कॉल करेंगे उसमें ये प्रिंट कर देगा। तो दिस इज द आउटपुट, दिस इज नोन एज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाउ नेक्स्ट हम इसमें ले सकते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। इसमें हमने एक क्लास ले ली example2, एक वेरिएबल ले लिया हमने इसमें var। अब हमने पहला जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है दैट इज विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स या नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया। फिर हमने 1 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। एक हमने मेथड ले लिया गेट वैल्यू जो कि वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें हमने जब इस example2 क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और example2
में हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा? हमारा विदाउट आर्ग्यूमेंट या नो आर्ग्यूमेंट वाला। तो ये कॉल कहाँ पे जाएगी? इट विल गो टू द पब्लिक एग्जाम्पल टू एंड पैरेंथेसिस। दूसरा कंस्ट्रक्टर, दूसरा ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट टू, इसमें हमने एक वेरिएबल की वैल्यू पास कर दी 100, तो ये कॉल कहाँ पे जाएगी? इट विल गो टू द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये कॉल जाएगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में। फिर हमने ऑब्जेक्ट वन वाले obj डॉट गेट वैल्यू जब प्रिंट करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट होएगी? 10। जब हम ऑब्जेक्ट टू डॉट गेट वैल्यू प्रिंट करेंगे तो हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट होएगी? 100। तो आउटपुट क्या आ जाएगी? वेरिएबल इज 10 एंड वेरिएबल इज 100। ठीक है बेटा, अब आप इसमें, इससे आपको क्लियर हो गया कि हम एक क्लास के अंदर नो आर्ग्यूमेंट या नॉन पैरामीटराइज्ड और पैरामीटराइज्ड दोनों कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम उन दोनों को कॉल करें, हम उन दोनों को इन्वोक करें। ठीक है, अब हम इसमें हमने दोनों को इन्वोक किया हुआ है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, व्हाट इफ यू इंप्लीमेंट ओनली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब अगर हम सिर्फ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करते हैं, अब इस क्लास में देखिए एग्जांपल 3 में हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इसका बना दिया। पैरामीटराइज्ड का मतलब है उसमें पैरामीटर पास कर दिया और एक मेथड ले लिया। बट जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया। अब जब ये कॉल जाएगी इट विल गो, बट इट विल नॉट फाइंड एनी कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर। तो इस प्रोग्राम से हमें कंपाइलेशन एरर मिलेगा। व्हाई? बिकॉज व्हेन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट, जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को, तो एग्जाम्पल 3 से जब इट विल लुक फॉर द एग्जाम्पल 3 कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर्स, विदाउट पैरामीटर वाला इस प्रोग्राम में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, तो इट विल थ्रो अ कंपाइलेशन एरर। ठीक है, बिकॉज it is invoking a default or no argument constructor which we don't have in our। अब इस प्रोग्राम में कोई हमारा नो आर्ग्यूमेंट या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो ये आपका प्रोग्राम एक एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, अगर हम इसमें से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर देते हैं तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो एरर। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर की टाइप्स क्या होती है। 3 टाइप्स का होता है, डिफॉल्ट, नो आर्ग्यूमेंट या नॉन पैरामीटराइज्ड, और थर्ड इज पैरामीटराइज्ड। डिफॉल्ट होता है जो हम जिसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, और जिसको कंपाइलर ऐड कर देता है जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई कोड नहीं होता। उसके बाद हमारा सेकंड आता है नो आर्ग्यूमेंट और नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाम से ही पता लग रहा है जिस कंस्ट्रक्टर में हम कोई वैल्यू पास नहीं करते। ठीक है, कोई पैरामीटर पास नहीं करते, कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करते, उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। एंड थर्ड इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नेम से पता लग रहा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स पास कर देते हैं जिस कंस्ट्रक्टर में, उसको हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। Next we come to the another concept of constructor that is known as constructor chaining in Java। कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब क्या है? चेन का मतलब होता है कि when all things are connected with each other। तो इस कंस्ट्रक्टर चेनिंग का मतलब क्या हुआ? जब हम पहले कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करें या उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको कॉल करें, तो उसके अंदर ही देयर इज अ कॉल टू अनदर कंस्ट्रक्टर, एंड व्हेन वी आर कॉलिंग द सेकंड कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर हमें थर्ड कंस्ट्रक्टर की कॉल मिल जाए। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेन। So calling a constructor from another constructor of same class is known as constructor chaining। और इसका रीजन क्या है, क्या पर्पस है? The real purpose of constructor chaining is that you can pass parameters through a bunch of different constructors, but only one initialization is done in a single place। अब आप देख सकते थे हमने इससे ऊपर वाला जो हमारा प्रोग्राम था, लुक एट दिस एग्जांपल, इसमें हमने एक
नॉन आर्ग्यूमेंट या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया था, एक पैरामीटराइज्ड। तो हमें 2 बार इनिशियलाइज करना पड़ा था उसको। बट अगर हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग यूज करते हैं तो हम उसको सिर्फ एक बार ही इनिशियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। इफ वी डोंट चेन and two different constructors require a specific parameter, you will have to initialize that parameter twice, ठीक है। यही जो मैंने अभी एग्जांपल में दिखाया। सो कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर विद रिस्पेक्ट टू करंट ऑब्जेक्ट। अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं, विद इन द सेम क्लास कर सकते हैं और फ्रॉम बेस क्लास भी कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें विद इन सेम क्लास कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी हो तो हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं फॉर द सेम क्लास। अगर हमें बेस क्लास से कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी है तो हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं टू कॉल द कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द बेस क्लास, ठीक है। अगर सेम क्लास के लिए यूज करना है तो हमारा दिस कीवर्ड हो गया। अगर बेस क्लास को कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है तो हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर चेनिंग अकर्स थ्रू इनहेरिटेंस। अब जो कंस्ट्रक्टर चेनिंग है वो इनहेरिटेंस के कंसेप्ट से ही अकर होती है। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का ही कंसेप्ट इसमें हमारा यूज होता है। और इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमने कल ही किया था। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, और जो चाइल्ड क्लास है दैट इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ योर बेस क्लास, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ योर बेस क्लास। सेम इज द concept of your constructor chaining. A subclass constructor task is to call the superclass constructor first. तो जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो सबसे पहले किसको कॉल करेगा? पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन, एग्जांपल से पहले हम एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अभी वैसे इसका रीजन मैंने बताया था, इसका पर्पस क्या था। दिस प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क in a single constructor rather than creating a code for each task in single constructor. We create separate constructor for each task and make their chain, which makes the program more readable. इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने ऊपर बात बताई थी कि अगर हमें अलग अलग काम कराने हैं सभी कंस्ट्रक्टर से तो हम उसकी एक चेन क्रिएट कर देते हैं और एक कंस्ट्रक्टर के अंदर दूसरे कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो लेट अस लुक एट द एग्जांपल। आप देखिए ये हमारा एक मान लीजिए टेम्प क्लास है। उस टेम्प क्लास में हमने सबसे पहले हमने किसको, हाँ इसमें हमने, आप देखिए हमने 3 तरह के कंस्ट्रक्टर्स लिए हैं। temp with 2 parameters, temp constructor with 1 parameter and temp constructor without any parameter. अब आप देखिए हमने 2 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर जिसको उसको हमने उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर टू कौन सा है हमारा, विद 1 पैरामीटर, उसको इन्वोक कर दिया। और इसको इन्वोक करने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं दिस कीवर्ड। दिस रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द करंट क्लास। तो दिस 5 जैसे ही ये स्टेटमेंट, एंड दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट जब भी हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग करना चाहते हैं। तो आपकी पहली स्टेटमेंट कौन सी होनी चाहिए? दिस विच रेफर टू द पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर। अब इसमें आप देखिए हमने 2 पैरामीटर्स वाले कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले किसको इन्वोक कर दिया? सिंगल पैरामीटर वाले को। तो हमने इसको क्या कर दिया? दिस 5। तो ये कॉल कहाँ चली जाएगी? इट विल गो टू द कंस्ट्रक्टर विद सिंगल आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर हमने फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है, एंड दिस विल गो टू द टेम्प एंड इट विल प्रिंट द डिफॉल्ट। इसके बाद आपका प्रिंट होएगा, पहले ये प्रिंट होगा, उसके बाद ये जाएगा 5
इसके बाद ये जाएगा आपका x और y, जो भी हम वैल्यूज को देंगे। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरह की चेन बन गई। एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने दूसरे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया, दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने तीसरे कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया। इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। एक तरह की ये चेन क्रिएट हो। सो लेट अस लुक एट द एग्जांपल यूजिंग दिस कीवर्ड। सबसे पहले हमने एक क्लास ले ली टेम्प। ठीक है, उस क्लास टेम्प में हमने पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ले लिया, और वो किसको कॉल कर रहा है? कंस्ट्रक्टर 2 को। इसमें हमने 3 कंस्ट्रक्टर लिए हैं जैसा ऊपर हमने दिखाया था। नाउ दिस 5 एंड प्रिंटिंग अ स्टेटमेंट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर हमने एक सिंगल पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर ले लिया, इसमें हमने किसको इन्वोक कर दिया? थर्ड कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, एंड उसको प्रिंट करा लिया x को। फिर हमने थर्ड कंस्ट्रक्टर ले लिया जो कि हमारा 2 पैरामीटर्स वाला था, उसमें हमने प्रिंट करा दिया x इंटू वाई। अब मेन के अंदर हम सिर्फ एक को ही इन्वोक करेंगे। अब इसमें हमने किसको इन्वोक किया? सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक किया है तो कॉल किसके पास जाएगी? विदाउट एनी आर्गुमेंट यहाँ पे गई। इसके पास जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट दिस 5 पे जाएगा तो कॉल कंस्ट्रक्टर की कॉल कहाँ चली जाएगी? इट विल गो टू टेम्प इंटीजर x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। और जब ये पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो ये कंस्ट्रक्टर किसको कॉल करेगा? थर्ड को। थर्ड में 5 और 15 इसको वैल्यू मिल जाएगी। इट विल प्रिंट द वैल्यू 70। इट विल गो टू द दिस एंड इट विल प्रिंट द वैल्यू 75। और यहाँ पे इसके बाद फिर क्या प्रिंट करेगा? वैल्यू 5। और इसके बाद प्रिंट करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? सबसे पहले 75, फिर 5, फिर डिफॉल्ट। तो ये आपकी टॉप टू बॉटम जा रही है। इसमें जो हम कॉल कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को या कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कंस्ट्रक्टर 1 टू कंस्ट्रक्टर 3 जा रही है। तो ये ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन बोलते हैं हम इसको, ऑर्डर ऑफ कॉलिंग या ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन। अब ये कॉल आपकी इट कैन गो फ्रॉम योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू 1 पैरामीटर टू 2 पैरामीटर। तो टॉप से बॉटम पे जा रही है और ये बॉटम से टॉप पे भी जा सकती है। इट कैन ऑल्सो गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अगर हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पे विद द 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, वो भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये एग्जांपल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसमें आप देख सकते हैं हमने कॉल किसको किया? सबसे पहले टेम्प वाले इंस्ट्रक्टर को, विदाउट एनी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को। उसको इन्वोक करने के बाद इसकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसने किसको इन्वोक कर दिया? सेकंड इंस्ट्रक्टर को, सेकंड कंस्ट्रक्टर को, और x की वैल्यू क्या होगी? 5। इसके बाद ये गया फर्स्ट स्टेटमेंट पे, इसने किसको कॉल कर दिया? थर्ड कंस्ट्रक्टर को, और उसने क्या प्रिंट कर दिया? x इंटू वाई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी? 5। y की वैल्यू क्या आ गई थी? 15। तो 75 प्रिंट कर दिया। इसके बाद x को प्रिंट कर दिया, उसकी वैल्यू क्या थी? 5। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई? तो हम एक तरह से हम वी आर मूविंग फ्रॉम योर जो हमारी इन्वोकेशन हुई है दैट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसका देखते हैं। अब इसके रूल्स क्या है कंस्ट्रक्टर चेनिंग के? सबसे पहला मैंने जो आपको बताया था कि दिस एक्सप्रेशन शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट लाइन ऑफ द कंस्ट्रक्टर। हमेशा जो पहली स्टेटमेंट होगी आपकी कंस्ट्रक्टर में, अगर आपने चेनिंग करनी है तो हम दिस वाली स्टेटमेंट को यूज करेंगे। देयर शुड बी एटलीस्ट वन कंस्ट्रक्टर विदाउट द दिस कीवर्ड। अब सारों के अंदर दिस कीवर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं दिस कीवर्ड सिर्फ 2 के अंदर है। अगर 3 कंस्ट्रक्टर है तो हमारा कम से कम एक कंस्ट्रक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें हमने दिस कीवर्ड को या करंट ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं किया। Construct chaining can be achieved in any order. That is what I am saying कि constructor chaining हम top to bottom भी कर सकते हैं और bottom to top भी कर सकते हैं। अब यही एग्जांपल हम जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसमें हम ऑर्डर चेंज करके देखते हैं।
अब देखिए हमने इसमें वही 3 कंस्ट्रक्टर्स ले लिए। फर्स्ट इज योर कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट उसमें प्रिंट करा दिया। अब इसके अंदर हमने कुछ भी दिस नहीं दिया। इसके बाद हमने दूसरे में with one argument में this दे दिया। it is referring to one what it is referring to the it is calling to the your it is calling the no argument और default constructor। फिर हमने 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ले लिया, उसमें किसको इन्वोक कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 2 को। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे हमने इन्वोक किसको किया, अब सबसे पहले सबसे लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो अब हमारी इन्वोकेशन कैसे होगी, इट विल बी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ये कॉल कहां पे जाएगी, सबसे पहले कॉल जाएगी कंस्ट्रक्टर 3 पे विद 2 आर्गुमेंट्स। यहाँ पे x को वैल्यू मिल जाएगी 8, y को वैल्यू मिल जाएगी 10। दिस 5 विल टेक टू द कंस्ट्रक्टर 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 5। दिस से फिर ये कहाँ चला जाएगा, इट विल गो टू द फर्स्ट कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और ये क्या प्रिंट कर देगा, डिफॉल्ट। उसके बाद क्या प्रिंट कर देगा 5, उसके बाद क्या प्रिंट कर देगा योर 8 इंटू 10 80, ठीक है। तो डिफॉल्ट 5 एंड 80। अब देखिए हमारा ऑर्डर चेंज हो गया। अब सबसे पहले हमारी इन्वोकेशन कहां से हुई, बॉटम, मतलब फ्रॉम थर्ड कंस्ट्रक्टर टू सेकंड कंस्ट्रक्टर टू फर्स्ट कंस्ट्रक्टर। इससे ऊपर वाले प्रोग्राम में देखिए हमारी इन्वोकेशन कैसे हुई थी, हमारी इन्वोकेशन हुई थी फ्रॉम योर फर्स्ट इंस्ट्रक्टर टू सेकंड टू थर्ड। तो ये हम ऑर्डर ऑफ चेनिंग को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज योर हाउ वी कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो ये तो था विद दिस कीवर्ड। अब मान लीजिए हम सुपर कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर चेनिंग को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। सुपर कीवर्ड is used to refer the object of the parent class, ठीक है। दिस कीवर्ड हम यूज करते हैं करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए, बट सुपर कीवर्ड हम यूज करते हैं टू रेफर टू द पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है। ये देखिए हमारी एक बेस क्लास या पेरेंट क्लास होगी, क्लास बेस। इसमें हमने एक डाटा मेंबर ले लिया स्ट्रिंग नेम। इसमें हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर इसमें इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया बेस, और इसमें हमने दिस करके इसको हमने इन्वोक कर दिया। इसमें इसको प्रिंट करा दिया नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। फिर हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर ले लिया इसी पेरेंट क्लास का विद 1 आर्गुमेंट, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पेरेंट क्लास की एक चाइल्ड क्लास ले ली जो कि इसको एक्सटेंड कर रही है, विच आर इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ योर बेस क्लास। इसका भी हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया, एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लिया, एक 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लिया। तो आप देख सकते हैं दोनों क्लासेस के मिला के हमारे 4 कंस्ट्रक्टर हो गए। 2 हमारे कंस्ट्रक्टर्स हो गए पेरेंट क्लास के, और कंस्ट्रक्टर 3 और 4 हो गए हमारे चाइल्ड क्लास के। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अब हमने पहले कंस्ट्रक्टर में तो सिंपल प्रिंट करा दिया, बट दूसरे कंस्ट्रक्टर में देखिए व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर इन्वोकिंग द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में जब भी हम पेरेंट क्लास वाले कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहते हैं तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड। अगर हम सेम क्लास में करते हैं तो हम कौन सा कीवर्ड यूज कर रहे थे, पिछला एग्जांपल हमने देखा था उसमें हमने दिस कीवर्ड यूज किया। तो सुपर कीवर्ड हम यूज करते हैं अगर हम किसको कॉल करना चाहते हैं, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सुपर नेम का मतलब क्या है, हम किसको इन्वोक कर रहे हैं, वी आर इन्वोकिंग द बेस योर पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब मेन में हमने क्या किया, डिराइव्ड क्लास का या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिया डिराइव टेस्ट। नाउ ये कॉल कहां पे जाएगी, अब
this call will go to the child class constructor with one argument. तो ये कॉल कहाँ पे गई? कंस्ट्रक्टर 4 पे। कंस्ट्रक्टर 4 पे स्ट्रिंग की वैल्यू क्या मिल गई इसको? नेम की वैल्यू क्या मिल गई? टेस्ट। उसके बाद पहली स्टेटमेंट पे गया। पहली स्टेटमेंट में हमने किसको कॉल किया हुआ है? सुपर नेम। सुपर नेम का मतलब क्या है? ये किसको कॉल करेगा? ये कॉल करेगा पेरेंट क्लास वाले वन आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर। सुपर मींस बेस या पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर विद वन आर्ग्यूमेंट। तो ये यहाँ पे आ गया। दिस डॉट नेम क्या हो गया? नेम। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ये इसने इसको इसके करंट ऑब्जेक्ट इसके हमने इसको वैल्यू क्या मिल गई? नेम की टेस्ट। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया? सबसे पहला जो हमारी कॉल कहाँ पे जाएगी? सबसे पहला हमारा क्या प्रिंट होगा? सबसे पहला हमारा इसमें प्रिंट हुआ कंस्ट्रक्टर ऑफ योर कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस। ठीक है, वो यहाँ वाली ये वाली स्टेटमेंट इसकी प्रिंट हो गई। ठीक है, क्योंकि इस पे कॉल गई थी हमारी। इसके बाद क्या प्रिंट होएगा? कॉलिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड। ठीक है। अब जब हमने नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो इट विल गो टू द डिराइव्ड में गया और इट प्रिंट द नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ डिराइव्ड। ठीक है। सो similar to constructor chaining in the same class, super should be the first line of the constructor as super class constructor are invoked before the subclass constructor. तो यही मैं आपको कंसेप्ट कह रहा था कि अगर हम सेम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं तो हम दिस कीवर्ड यूज करते हैं, और अगर हम इन पेरेंट और चाइल्ड क्लास के बीच में कंस्ट्रक्टर चेनिंग करना चाहते हैं तो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में सबसे पहले हम सुपर वाली स्टेटमेंट को यूज करेंगे, ताकि सुपर किसको रेफर कर रही है? सुपर कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ योर पेरेंट क्लास। उसको इन्वोक करने के लिए हमें सुपर कीवर्ड को हमें इन्वोक करना पड़ेगा। पहले पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को इन्वोक करना पड़ेगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना पड़ेगा, तभी हम चाइल्ड क्लास के इन्वोक बिफोर देन योर चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम दो तरह से कर सकते हैं, बाय यूजिंग दिस कीवर्ड एंड बाय यूजिंग योर सुपर कीवर्ड। अगर हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग करते हैं सेम क्लास में तो हमें दिस कीवर्ड वाली हमारी स्टेटमेंट पहली होगी, और ये किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। इन्वोकेशन आपकी ऑर्डर ऑफ कॉलिंग आपका कोई भी हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम योर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू वन पैरामीटर, इट कैन बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम का मतलब है कंस्ट्रक्टर 1 कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल करेगा, कंस्ट्रक्टर 2 कंस्ट्रक्टर 3 को कॉल करेगा, और ये ऑर्डर हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हमारा ऑर्डर, अगर हम कंस्ट्रक्टर इट्स ऑर्डर कैन बी आल्सो फ्रॉम कंस्ट्रक्टर 3 कंस्ट्रक्टर 2 को कॉल करे और कंस्ट्रक्टर 2 कंस्ट्रक्टर 1 को कॉल करे। तो टॉप टू बॉटम इन्वोकेशन भी हो सकती है और बॉटम टू टॉप भी हो सकती है। टॉप टू बॉटम का मतलब है कंस्ट्रक्टर 1 कॉल कर रहा है कंस्ट्रक्टर 2 को और कंस्ट्रक्टर 2 कॉल कर रहा है कंस्ट्रक्टर 3 को। ऐसे ही आपकी बॉटम टू टॉप कब होएगी? जब कंस्ट्रक्टर 3 कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर 2 को और कंस्ट्रक्टर 2 इन्वोक करेगा कंस्ट्रक्टर 1 को। तो ये तो हो गया सेम क्लास। सेम क्लास में हमारी पहली लाइन जो है दैट शुड स्टार्ट विद द दिस कीवर्ड। ऐसे ही अगर हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में कंस्ट्रक्टर चेनिंग करना चाहते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब है अगर हमारी एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, तो हम अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना चाहते हैं चाइल्ड क्लास में तो हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? सुपर कीवर्ड। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कंसेप्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी कम टू कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नाउ हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा था। मेथड ओवरलोडिंग में क्या हो सकता है? मेथड ओवरलोडिंग मींस कि हम एक से ज्यादा मेथड अलग अलग पैरामीटर लिस्ट के साथ
यूज कर सकते हैं। उसी तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या है कि हम एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट का मतलब है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, विदाउट एनी पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर विद वन पैरामीटर, टू पैरामीटर, थ्री पैरामीटर, in such a way that each constructor performs a different task. For example, मान लीजिए हमारी क्लास है डेमो, इसमें हमने तीन कंस्ट्रक्टर्स ले लिए। पहला ले लिया विदाउट एनी आर्गुमेंट, फिर हमने ले लिया विद सिंगल आर्गुमेंट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, फिर हमने ले लिया सिंगल आर्गुमेंट ऑफ इंटीजर। तो अब ये तीनों कंस्ट्रक्टर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। ये हमने क्लास ले ली स्टूडेंट डाटा, इसमें हमने तीन इसके हमने डाटा मेंबर्स ले लिए, स्टूडेंट आईडी, नेम एंड एज। फिर हमने इसका एक कंस्ट्रक्टर ले लिया, पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, उसमें हमने इसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने ले लिया थ्री पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, थ्री पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में भी हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने गेट और सेट मेथड ले लिए, गेट और सेट मेथड में हमने रिटर्न कर दिया हर एक वेरिएबल को, डाटा मेंबर को, दैट इज स्टूडेंट आईडी को रिटर्न कर दिया। स्टूडेंट आई गेट का मतलब होता है आउट करना, आउटपुट देना, सेट का मतलब होता है इनपुट लेना। तो सेट स्टूडेंट आईडी से हमने आईडी इनपुट करा दी और इससे रिटर्न करा दी। ऐसे ही गेट स्टूडेंट नेम से स्टूडेंट नेम रिटर्न कर दिया और सेट स्टूडेंट नेम से उसको इनपुट करा दिया। ऐसे ही गेट स्टूडेंट एज से हमने उसकी एज को रिटर्न कर दिया और सेट से उसको हमने इनपुट करा दिया। तो जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे विदाउट एनी आर्गुमेंट, अब हमने विदाउट एनी आर्गुमेंट कॉल किया तो ये कॉल कहाँ पे जाएगी, इट विल गो टू द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और ये क्या प्रिंट कर देगा, स्टूडेंट आईडी 100, नेम न्यू स्टूडेंट और एज 18, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसकी पहली आउटपुट क्या आएगी, न्यू स्टूडेंट, एज इज 18 एंड आईडी इज 100, ठीक है। अब हमने दोबारा से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विथ थ्री आर्गुमेंट्स। अब हमने इसमें क्या पास कर दिया, 555 चैतन्य। अब ये कॉल कहाँ पे जाएगी, इट विल गो टू द कंस्ट्रक्टर विद थ्री आर्गुमेंट्स, यहाँ पे जाएगी और स्टूडेंट आईडी को ये यही वैल्यूज दे देगा। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे सेकंड आउटपुट विल बी योर स्टूडेंट नेम चैतन्य, देन स्टूडेंट एज 25, स्टूडेंट आईडी 555, ठीक है। तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट वी कम टू द फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसकी। पहली क्या है, एवरी क्लास हैज अ कंस्ट्रक्टर, हर एक क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है, वेदर इट इज अ नॉर्मल क्लास, चाहे वो नॉर्मल क्लास हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास जिसमें हम कुछ भी हमारे, जिसमें सारे के सारे मेथड्स हमारे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और जिसमें हमारे एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विदाउट एनी बॉडी, और हमारे सारे के सारे जो स्टैटिक फाइनल और हमारे सारे के सारे जो इसमें वेरिएबल्स या डाटा मेंबर्स होते हैं दे आर स्टैटिक फाइनल, पब्लिक स्टैटिक फाइनल। देन कंस्ट्रक्टर्स आर नॉट मेथड्स, ये हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। कंस्ट्रक्टर्स मेथड नहीं होते बिकॉज दे डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप, वो कुछ नहीं रिटर्न करते, मेथड्स रिटर्न कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम शुड मैच विद द क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर कैन यूज एनी एक्सेस स्पेसिफायर, कंस्ट्रक्टर को हम कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर दे सकते हैं या उसको हम डिफॉल्ट दे सकते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स आर पॉसिबल इन जावा बट देयर स्कोप इज विद इन द क्लास ओनली। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं बट वो सिर्फ, प्राइवेट का स्कोप क्या होता है, विद इन द क्लास ओनली, तो उसको हम सिर्फ सेम क्लास में यूज कर सकते हैं। Like constructor methods can also have same name as class name, but still they have return type, though which we can identify them that they are methods, not constructors. अब हम क्लास के नाम वाला मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं, बट उस मेथड की एक रिटर्न टाइप होगी और यही डिफरेंस है कंस्ट्रक्टर में और मेथड्स में, ठीक है। तो अगर हम मान लीजिए क्लास का जो नाम है, एक मान लीजिए हमारी क्लास है ए, हमने उसी नाम का एक मेथड बना दिया ए
विद इंटीजर रिटर्न टाइप। तो उस रिटर्न टाइप से हमें पता लगेगा कि वो कंस्ट्रक्टर नहीं है, वो क्या है, एक मेथड है। इफ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट एनी कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास, कंपाइलर विल डू इट फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं करते, कोई कोड नहीं लिखते कंस्ट्रक्टर का, तो कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब आप कंपाइल करते हो तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर उसमें ऐड कर देता है। दिस एंड सुपर कीवर्ड शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर कोड। अब हमने अभी डिस्कस किया था एग्जांपल कंस्ट्रक्टर चेनिंग में, अगर हम सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो हम कौन सा, सेम क्लास में कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दिस कीवर्ड यूज करेंगे। बट अगर हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं तो हम सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज पॉसिबल, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो सकती है बट ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, which means we can have overloaded constructor but we cannot override a constructors cannot be inherited। कंस्ट्रक्टर्स को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, हम उन क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं। we can inherit classes but constructors को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। if super class does not have a default constructor या no argument constructor, then compiler would not insert a default constructor in child class as it does in normal। अब सुपर क्लास में अगर कोई भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर इंसर्ट नहीं करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाइल्ड क्लास में। इंटरफेसेस डू नॉट हैव कंस्ट्रक्टर, इंटरफेसेस में कोई कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड इट गेट्स इन्वोक्ड व्हेन अ क्लास व्हिच इंप्लीमेंट्स द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इंस्टेंशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं और वो कब इन्वोक होंगे, जब हम उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे या उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे बाय सम कंक्रीट क्लास। A constructor can also invoke another constructor of the same class, ये हम पढ़ ही चुके हैं, by using this keyword। ठीक है, इसको हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी कहते हैं। इफ यू वांट टू इन्वोक अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देन दिस के अंदर हम पैरामीटर लिस्ट दे देंगे, और अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तो हम दिस दे देंगे खाली। ठीक है, तो दीज आर सर्टेन फीचर्स ऑफ योर कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट वी कम टू डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो कंस्ट्रक्टर है वो उसका मेन कारण क्या है कि वो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। वेयर एज मेथड का काम क्या होता है, मेथड इज जस्ट लाइक अ फंक्शन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक एंड सिंक्रोनाइज्ड, वेयर एज मेथड्स, कंस्ट्रक्टर ना तो एब्स्ट्रैक्ट हो सकते, ना फाइनल हो सकते, ना स्टैटिक हो सकते, ना सिंक्रोनाइज, जबकि मेथड्स हमारे हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर्स डू नॉट हैव रिटर्न टाइप्स, ये हम कर ही चुके हैं, while methods do। This is all about your constructors and I hope ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, हमारे कितने टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू में यही पढ़ा था कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर की टाइप्स में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। कंस्ट्रक्टर चेनिंग हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर हमें सेम क्लास में कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी है तो हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। अगर हमें इनहेरिटेंस के साथ विद पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के को पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स को चेन करना है विद चाइल्ड क्लास, तो हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखा था कि कंस्ट्रक्टर्स में ओवरलोडिंग पॉसिबल है बट ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन आस्क। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।